इंक्रीजिंग द फर्स्ट पॉइंट बनाइए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंजुगेशन इंक्रीजेज रेजोनेंस एनर्जी। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कंजुगेशन इंक्रीजेज रेजोनेंस एनर्जी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कंजुगेशन इंक्रीज करने से रेजोनेंस एनर्जी क्यों इंक्रीज करेगा? तो एक्चुअल में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, बोलिए नाजिया अहमद, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्चुअल में रेजोनेंस में एनर्जी लॉस किसका होता है? बोलना है रेजोनेंस, किसी रेजोनेंस का प्रोसेस में मॉलिक्यूल से रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है? रिलीज होता है, राइट? और तो बट वो कौन सा एनर्जी, किसका एनर्जी रिलीज होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर इलेक्ट्रॉन का, कौन से इलेक्ट्रॉन का? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या पाई इलेक्ट्रॉन का? तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का, राइट? फॉर एग्जाम्पल ए में और बी में किसमें नंबर ऑफ कंजुगेशन ज़्यादा है? बी में। इसका मतलब बी में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? वेरी गुड, 6। 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व? सर 4, राइट? दैट्स वाई अगर ए और बी में आपसे पूछा जाएगा किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, तो बी ग्रेटर देन ए रेजोनेंस एनर्जी, इट राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ए और बी में सेकंड एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रहेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल में कौन कौन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ, क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो सर ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, करेक्ट? देन हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस? सर दे आर 3 पाई बॉन्ड, करेक्ट? यहाँ भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके एवरीवन, बट यहाँ पे तो सर यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3, करेक्ट? और इस टाइप तो यहाँ पे तो सर नंबर ऑफ कंजुगेशन तो सेम दिख रहा है। दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेशन डिफरेंट है या सेम है? सेम है, और तब रेजोनेंस एनर्जी पूछा जाएगा। तो एक्चुअल में करेक्ट इसका आंसर है बी ग्रेटर देन ए रेजोनेंस एनर्जी का। अब इसके पीछे रीजन यहाँ देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे ये तीनों एक साथ रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? बट यहाँ पे है, यहाँ भी 3 कंजुगेशन है, 3 पाई बॉन्ड आर इन्वॉल्विंग, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्विंग, बट यहाँ पे एट ए टाइम
एक साथ दो ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। अगर ए इसके साथ करेगा तो ए कांस्टेंट रहेगा, राइट। क्या ये दोनों आपस में कंजूगेशन में है? इस टाइप के कंजुगेशन को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन आर कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेट कंजुगेशन या क्रॉस कंजुगेशन? क्रॉस कंजुगेशन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम रहेगा बट एक में स्ट्रेट कंजुगेशन रहेगा, दूसरे में क्रॉस कंजुगेशन रहेगा, तो क्रॉस कंजुगेशन में रेजोनेंस एनर्जी कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट कंजुगेशन। कोई बोला क्यों? तो यहाँ पे एट ए टाइम तीनों को तीनों इन्वॉल्व है एक साथ एक फ्लो में, बट यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा तो एक उस टाइम के लिए रेस्ट में रहेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो ये रेस्ट में रहेगा। करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब क्रॉस कंजुगेशन रेजोनेंस एनर्जी को ज़्यादा करेगा कम करेगा? डिक्रीजेज द रेजोनेंस एनर्जी। करेक्ट। क्लियर है सबको? इस एग्जाम्पल में ए और बी में दोनों में हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस? दोनों में कितना पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? दोनों में 3 और 3 है, राइट। बट यहां पे इन केस ऑफ ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिल्कुल एक स्ट्रेट कंजुगेशन है। ऑल 3 पाई बॉन्ड आर इन्वॉल्विंग इन ए फ्लो, एक स्ट्रेट कंजुगेशन है। बट यहाँ पे क्या ए इसके साथ कंजुगेशन में है? ए इसके साथ कंजुगेशन में नहीं है। देखिए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। एग्जाम्पल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए लिया था, करेक्ट ना? तो आपने था कि ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंजुगेशन? क्रॉस कंजुगेशन, राइट। इसका मतलब ए और बी में किसका रेजोनेंस ज़्यादा रहेगा? ए ग्रेटर देन बी, इज इट राइट? हो गया एवरीवन? तो लेकिन स्ट्रेट कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट कब देखेंगे? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस आर सेम। तो जहाँ पे स्ट्रेट कंजुगेशन रहेगा उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन रहेगा वहाँ पे रेजोनेंस कम रहेगा। इज इट करेक्ट? ओके। बोलिए ए और बी में किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा? ए में रेजोनेंस ज़्यादा होगा या बी में रेजोनेंस ज़्यादा होगा? बी में ज़्यादा होगा। वजह सर इसमें सिर्फ इसमें रिंग के अंदर हो रहा है, बट इसमें रिंग के अंदर हो रहा है साथ में एक्स्ट्रा लोन पेयर भी कर रहा है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ इसमें कंजुगेशन ज़्यादा दिख रहा है, इसमें कंजुगेशन कम दिख रहा है, करेक्ट। कंजुगेशन का मतलब कितना इन्वॉल्व है? यहाँ पे ओनली 3 पाई बॉन्ड विद इन द रिंग इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड साथ में ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व है, इज इट राइट? हो गया ना? इसको हटाएं।
आपको बताना है ए और बी में किस में रेजोनेंस नहीं ज़्यादा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इसका आंसर भी नहीं मिल पाएगा, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है राइट। इसमें कोई कंपेरिजन है क्या? ए ग्रेटर देन बी राइट, बी में रेजोनेंस एनर्जी 0, करेक्ट ना। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या है, डिफरेंट है या सेम है? एक बार चेक करके बताएं। सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C5H10, करेक्ट ना। तो दोनों सॉरी H8, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फिर भी आपसे पूछ लिया जाएगा किसका स्टेबिलिटी कम है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दिमाग तो लगाइए, तो कॉमन सेंस लगाइए। इस सबको आंसर देना चाहिए। ऑब्वियसली किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा, इससे एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है बट यहाँ से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, रेजोनेंस एनर्जी राइट। तो किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा तो उस सिस्टम अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? तो ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी, करेक्ट। हम लोग इसी क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा, इस पर डीकेसी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन में कहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा। आंसर दे सकते हैं सब लोग फास्ट। कहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा होगा स्टूडेंट? वजह ओके, उसमें से रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं हुआ राइट। वेरी गुड, मतलब उसका पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बचा रह गया। और ए में रेजोनेंस हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो रेजोनेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलीज होगा या पाई इलेक्ट्रॉन का होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या और हो सकता है। करेक्ट, लिख लीजिए बी ग्रेटर देन ए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका? ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो ऐसा क्वेश्चन डीके में एक मिनट ऐसा क्वेश्चन डीके में मिलेगा तो बन जाएगा। हाँ बोलिए स्टूडेंट। नहीं, अब इसका करेक्ट आंसर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर के लिए हाइपर कंजर्वेशन तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब वहाँ पे आंसर दे पाइएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर सेम टाइप नहीं है। अब उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो जो क्वेश्चन देने वाला रहेगा उसको माइंड में कुछ ना कुछ तो बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि पूछना क्या चाहते हैं राइट। तो वो सिग्मा बॉन्ड, पार्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड इंडिकेट करके पूछेंगे, करेक्ट ना। इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो अगर एनर्जी लेवल पे मुझे कंपाउंड को दिखाना होगा, अगर मान लीजिए, तो किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है? तो जिसका स्टेबिलिटी कम है उसका एनर्जी ज़्यादा है, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका एनर्जी कम रहेगा राइट। तो बी के रेस्पेक्ट में ए थोड़ा नीचे आ गया है एनर्जी लेवल में, तो जितना अमाउंट से नहीं होता, जितना अमाउंट से कम हो गया उसके पीछे का वजह रेजोनेंस रहा होगा।
दोनों में एक ही प्रोसेस का डिफरेंस आ रहा है रेजोनेंस एनर्जी का, राइट। तो इसका हम लोग यूज करेंगे रेजोनेंस एनर्जी वर्सेज हीट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। बट रेजोनेंस एनर्जी वर्सेज हीट ऑफ हाइड्रोजन में आपको फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। यहाँ तक हो गया। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको आए क्लास में पढ़ा देंगे कौन सा कंपाउंड को एरोमेटिक बोलते हैं, किस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलेंगे और किस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक। बट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में अगर बात किया जाएगा तो अभी के लिए बस इस फ्लो चार्ट को लिख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एरोमेटिक सिस्टम में होता है, तो उसका एरोमेटिक सिस्टम का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगा, मैग्नीट्यूड में रहेगा। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो ऑर्डर रहेगा, अगर आपको पहचानने आ गया कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, तो ऑर्डर रेजोनेंस एनर्जी का रहेगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। फिर एरोमेटिक सिस्टम में भी डिवीजन हो सकता है, मोर एरोमेटिक, लेस एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली जो मोर एरोमेटिक रहेगा उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेस एरोमेटिक, करेक्ट एवरीवन। नॉन एरोमेटिक सिस्टम में नॉन इक्विवेलेंट। बताएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और इक्विवेलेंट का भी अगर कैटेगराइज करना होगा तो मोर नंबर ऑफ आरएस और लेस नंबर ऑफ आरएस। तो अगर इक्विवेलेंट का बात किया जाएगा तो जिसमें नंबर ऑफ आरएस ज़्यादा रहेगा उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ आरएस कम रहेगा उसमें रेजोनेंस कम होगा। तो मोर नंबर ऑफ आरएस, लेस नंबर ऑफ आरएस का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली कंजुगेशन से है। जिसमें कंजुगेशन ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली उसका आरएस ज़्यादा बनेगा, राइट। नॉन इक्विवेलेंट के लिए अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें एक हम लोग टर्म देखते हैं इक्विवेलेंसी, मोर इक्विवेलेंसी, लेस इक्विवेलेंसी। तो मोर इक्विवेलेंसी में रेजोनेंस ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू लेस इक्विवेलेंसी। तो इस फ्लो चार्ट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे वन बाय वन समझाऊंगा।
ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको एक डायग्राम से समझिए। मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका 2 RS है, RS फर्स्ट, RS सेकेंड। और ये मैं एनर्जी का लेवल दिखा रहा हूँ। और ये है मेरा सिस्टम ए। एक और सिस्टम हम लोग इमेजिन किए जिसका नाम दिए बी, और इसका ये RS फर्स्ट और RS सेकेंड। एक और सिस्टम दिखा रहे हैं, इसमें भी 2 RS है। लेट अस सपोज RS फर्स्ट एंड RS सेकेंड। बोलिए, इन 3 सिस्टम में, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, इन 3 सिस्टम में किस सिस्टम में उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस 0 है? ए। इसका मतलब दोनों बिल्कुल इक्वली स्टेबल है, राइट। तो वैसा सिचुएशन जिसमें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी अगर सेम रहेगा तो उसको आज के बाद बोलेंगे हम लोग 100% इक्विवेलेंट सिस्टम। ये मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, करेक्ट। तो द सिचुएशन इन विच स्टेबिलिटी ऑफ ऑल RS आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? 100% इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट। 100% इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है, राइट। बट ए में और बी में किस में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है? इसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम है, राइट। तो नो डाउट ए RS इस RS में आना चाहेगा, बट यहां से यहां जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, करेक्ट। और रेजोनेंस में, अगर रेजोनेंस में दोनों तरफ एरो दिखाते हैं, मतलब ए बी में कन्वर्ट होगा और बी ए में कन्वर्ट होगा, करेक्ट ना। ए बी में कन्वर्ट होगा और बी ए में कन्वर्ट होगा। बट लेट अस सपोज ए से बी में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है और बी से ए में आने का टेंडेंसी कम है, तो क्या फिजिबल रेजोनेंस हो पाएगा? लेकिन जहाँ पे दोनों में आने, एक दूसरे में कन्वर्ट होने का इक्वल टेंडेंसी है, वहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बी और सी में किस में रेजोनेंस होने का चांस ज़्यादा लगेगा आपको? बी में ज़्यादा रहेगा और सी में कम रहेगा, राइट। तो बी क्या, लेकिन बी के सिचुएशन को क्या आप 100% इक्विवेलेंट बोलेंगे? बी को हम लोग 100% इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज देयर इज अ स्टेबिलिटी डिफरेंस। दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल, राइट। तो जहाँ पे 100% इक्विवेलेंट नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करेंगे इक्विवेलेंसी। तो किस में इक्विवेलेंसी ज़्यादा है? इट इज नॉट, इवन इट इज नॉट 100% इक्विवेलेंट, बट फिर भी इक्विवेलेंसी का बात करेंगे, स्टेबिलिटी डिफरेंस का बात करेंगे, तो इसमें स्टेबिलिटी डिफरेंस कम है, इसमें स्टेबिलिटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसमें इक्विवेलेंसी ज़्यादा है और इसमें इक्विवेलेंसी कम है। इज इट राइट? इसका मतलब इक्विवेलेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन आर एस, इज इट राइट? पहला पॉइंट तो ये हुआ, करेक्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इक्विवेलेंसी का बात करेंगे तो इस सिस्टम ए मेरा 100% इक्विवेलेंट है, करेक्ट ना एवरीवन? बट बी और सी 100% इक्विवेलेंट इज नॉट 100% इक्विवेलेंट। यहां तक आइए। एंड इक्विवेलेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप मिलाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी डिफरेंस? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेजोनेंस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी डिफरेंस, करेक्ट ना? चलिए यहां तक आइए। लिख लीजिएगा। हो गया? इसको हटाएं। चलिए देखिए, दो अलग अलग सिस्टम लिए, एक में लिए एसिटिक एसिड, एक में लिए उसका आयन, एसीटेट आयन, राइट? अब तब पूछा जाएगा ए और बी में किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। तो एक तो क्रॉस चेक करने का तरीका यह है कि हम लोग देख लेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों में कॉमन फैक्टर है C डबल बॉन्ड O, राइट? अनकॉमन फैक्टर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर, करेक्ट है एवरीवन? तो ऑक्सीजन का निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियस है, निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? लेकिन फिर भी अब हम लोग इक्विवेलेंसी का मतलब थोड़ा समझ गए हैं, तो रेजोनेंस करके देख लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट RS और ये है मेरा सेकेंड RS। फर्स्ट RS और सेकेंड RS में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? देखिए तो जितना भी पॉइंट आपको लिखवाएंगे हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। सेम है इसका, दिस इज द केस ऑफ 100% इक्विवेलेंट सिस्टम, राइट? बट यहां पे अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या दोनों का स्टेबिलिटी सेम है या दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल? देखिए तो क्या बोल सकते हैं, मोर और लेस। जितना भी आपको पॉइंट लिखवाएं हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके पॉइंट, उसके बेसिस पे दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, इज इट राइट? वजह सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है बट यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया है, करेक्ट? तो बी क्या है, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम? नॉन इक्विवेलेंट। तो सर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट देने का मतलब
अगर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट नहीं देते तो आपको तो दिमाग में रहता कि यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 यहाँ का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो नंबर ऑफ कंजुगेशन तो आपको सेम दिखता है, राइट। बातों को समझिए, नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम दिखता, करेक्ट ना। तो वहाँ पे आप आंसर देने में कन्फ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे अब आप 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। पहला तो हो गया सर लोन पेयर डोनेटिंग पावर देख लेते हैं, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट हो रहा है वहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ किसके बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस 0 है, राइट, इक्वल स्टेबिलिटी का है, बट इन दोनों में देयर इज स्टेबिलिटी डिफरेंस, दैट्स वाई यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा, इज इट राइट। तो ए ग्रेटर देन बी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यहां तक आ जाइए, सबको समझ में आ गया है। इसको हटाएं। बोलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों में किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? इक्वल है। इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? सर इक्वल है, राइट। तो सर सिस्टम ए और बी आपने जो लिया है वो ए भी 100% इक्वलेंट है, बी भी 100% इक्वलेंट है, राइट। तो इक्विवेलेंट के अंदर अगर देखना था तो आपको मैं बोला था मोर नंबर ऑफ आर एस और लेस नंबर ऑफ आर एस। उसके पीछे का वजह है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 4, राइट। तो इस तरीके से ए और बी में किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए? ए ग्रेटर देन बी, समझ गए। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए इसको हटाएं। आपको एक जगह कहीं पे पॉइंट में लिखवाया था, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एस, याद है? स्टेबिलिटी ऑफ आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन of RS in RH, is it right? ठीक है ना। इसका उल्टा बोलिए तो इसका उल्टा क्या रहेगा सर? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ RS इन RH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RS, करेक्ट।
देखिए मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास 4 अलग अलग कंपाउंड है, 4 अलग अलग सिस्टम है और सब में 2-2 RS है और सबका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट RS का 100% और सेकेंड का 0%। इसका कंट्रीब्यूशन है 80%, इसका 20%। इसका कंट्रीब्यूशन है 60%, इसका कंट्रीब्यूशन है 40% और इसका कंट्रीब्यूशन है 50% और 50%। करेक्ट। तो किस सिचुएशन में इस डेटा के बेसिस पे किस में रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए और क्यों ज़्यादा होना चाहिए? आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे? वजह? वेरी गुड, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है तो इसका मतलब सर दोनों का स्टेबिलिटी सेम रहा होगा। दोनों का स्टेबिलिटी सेम रहा होगा मतलब दिस इज द केस ऑफ 100% इक्विवेलेंट, राइट। स्टेबिलिटी डिफरेंस 0 रहा होगा, करेक्ट। और इस सिचुएशन में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस क्या है? 20। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस को ही आप स्टेबिलिटी का डिफरेंस मान लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस को ही स्टेबिलिटी का डिफरेंस का पैरामीटर मान लेना है। ओके एवरीवन। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है 20 का, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है 60 का, राइट। तो बी और सी में किस में इक्विवेलेंसी ज़्यादा है? सी में स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम है तो इक्विवेलेंसी ज़्यादा रहेगा, और बी में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो इक्विवेलेंसी कम रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एंड व्हाट अबाउट ए? सर ए में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यही 100% है, मतलब इस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगा? 0। और इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगा? सर इसमें रेजोनेंस एनर्जी रहेगा मैक्सिमम, करेक्ट ना। इसका मतलब इन चारों में अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर देना होगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए? सबसे ज़्यादा डी का रहेगा, उसके बाद सी का रहेगा, उसके बाद बी का रहेगा, उसके बाद ए का रहेगा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। क्या सही है? चलिए लिखिए फास्ट। हो जाएगा। ए और बी में कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा? तो सर कॉमन फैक्टर तो ये है, राइट। अनकॉमन फैक्टर है ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर, इज इट राइट? किसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है रेजोनेंस में? नाइट्रोजन का, करेक्ट ना। इसे बहुत क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। सेकेंड पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग का आंसर मिल गया, फिर भी सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इसका सेकेंड RS और इसका सेकेंड RS देखते हैं। दोनों में कॉमन बात है ए, O माइनस। अनकॉमन बात क्या है? अनकॉमन बात है सर कि इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव है और उसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव है। किस पे पॉजिटिव ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो O+ और N+ में,
तो सर O प्लस और N प्लस पे अगर कंपेयर कीजिएगा, दोनों सेम पीरियड का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचना है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल और स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब है कि इसके बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम रहेगा, इसके बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। पहले तो आंसर ऑलरेडी आ चुका, लोन पे डोनेटिंग पावर से ही ऑर्डर आ गया था कि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस कम होगा। वजह, इसका लोन पे डोनेटिंग पावर रेजोनेंस में ज़्यादा रहेगा, इसका लोन पे डोनेटिंग पावर रेजोनेंस में कम रहेगा। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू एक्स्ट्रा हम लोग सोचने की कोशिश किए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें उसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज लेस कंफर्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मिलाते हैं तो B ग्रेटर देन A रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है ना। अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा, रेजोनेंस एनर्जी वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेजोनेंस एनर्जी वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेजोनेंस एनर्जी वर्सेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए यहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 4। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे इस केस में कितना हाइड्रोजन है, 3, करेक्ट। यहाँ से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो 1 के बदले क्या आ गया, ग्रुप आ गया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, या ट्राई है, या टेट्रा है, इसको कंपेयर करने के लिए इसके साथ कंपेयर करना है। इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन को काउंट करके, इसमें 4 है, 4 से जितना कम रहेगा उतना सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे उसे, राइट। इसको क्या बोलिएगा, फास्ट। और इसे क्या बोलिएगा सर, तो इसके साथ अगर इसका कंपेयर करते हैं इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का, तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे मैक्सिमम होना चाहिए था 4, 4 से 2 कम है, 2 के बदले 2 ग्रुप आ गया था, इसको बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इसको भी क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड ही बोलेंगे, करेक्ट ना। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 बचा हुआ है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, होना चाहिए था 4, 4 से जितना कम रहेगा उतना सब्स्टिट्यूटेड बोल देना है। इसको क्या बोलिएगा, फास्ट। क्या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं, R1 R2 R3 R4, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, इज इट राइट ना। यहां तक आ जाइए। इसको हटाएं।
देखिए, ये तो अभी से बात है, जिनेशन का मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, राइट। और अब यहाँ पे देखना है कि सर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो अगर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया सर, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, राइट, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, करेक्ट ना स्टूडेंट। रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड ही तो होता है, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में आप देख चुके हैं, करेक्ट ना। तो एक्चुअली यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो बॉन्ड ब्रेकेज ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और अगर 2 जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतना ही वहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो एक्चुअल में आपको खर्च कम करना पड़ा, एक बिग पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा, और एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। मतलब कुछ ऐसा है कि 10 रुपया खर्च किया और 100 रुपये का लाभ हुआ, तो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट, सर ओवरऑल प्रॉफिट 90 रुपीज़ का, राइट, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जनरली निगेटिव साइन के साथ होता है, बजाय एनर्जी रिलीज करता है। केमिस्ट्री में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसमें निगेटिव साइन दे देते हैं, करेक्ट ना। तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक सही है, यहाँ तक आ जाइए, हो गया। इसको हटाएं। बोलिए दोनों में कॉमन बात क्या है, कॉमन क्या क्या बात है, उसके बाद बात करेंगे। तो स्टूडेंट दोनों में कॉमन बात है कि सर दोनों में प्रोडक्ट सेम मिला है, राइट, और दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी एडेड सेम है, करेक्ट ना। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम है। ए में कितना हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं, फर्स्ट 4 एटम पूछ रहा हूं, राइट। अनसैचुरेशन फैक्टर ए में कितना है, 2 है ना, तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन 4 रहा होगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम ऐड होगा। बी में हाउ मच अनसैचुरेशन फैक्टर 2, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन 4। तो ए और बी में दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड 4 and 4 है, करेक्ट। देखिए दोनों में ए और बी में 2 डबल बॉन्ड है, दोनों का ए और बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बना है, हाइड्रोजन एटम भी एडेड सेम है। फिर भी
अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस में अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी रिलीज की ज़्यादा रहेगा, हो गया, इसको मैं हटाऊंगा, उसके बाद कंपेयर कर पाइएगा आप लोग। ये हो गया, लिख लिए हैं। प्लीज़ रिप्लाई करना है। कैसे हटाएंगे बताइए तो, मैं तो आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ सामने, तो आप लोग क्लासरूम में हो नहीं, राइट। तो जब तक अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे 1% भी कि हटाएं या नहीं हटाएं, नहीं। अभिज्ञान, रिप्लाई करना है नहीं। अबूजाम, आप प्रेजेंट हो या सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस लगाने के लिए हैं? अबूजाम सर, माइक भाई, माइक ठीक कर लेना है, एक दिन का बात नहीं है ना, डेली आप एक मैसेज कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। आकाश हजारिका, रिप्लाई करना है ना। अनन्या शर्मा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलते क्यों नहीं हो भाई आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? अंतरादीप कश्यप, ऐत्री चक्रवर्ती, बर्णव, भैरवी तालुकदार, क्या प्रॉब्लम है? आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया कुछ? ना हाँ है ना है। कोई क्लास, किसी को मॉनिटर बना दिया जाए क्लास का, वही सारा बात बोलेगा। बोलोन, अब लिखिए, अब इनका नाम ले रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। बोलना है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे कैसे हुआ? देवोलीना, दीक्षिता, रिस्पॉन्स करना है ना क्लास में। दृष्टिमान, मधुकुल्या, क्या प्रॉब्लम है भाई? हिमांशु, ईशान, अब देखिए ये माइक ही ऑन नहीं करेंगे। ईशान बरुआ, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इतना टीचर इतना बार नाम ले रहा है आपका, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, बताओ तो। जयश्री, बीच बीच में तो कभी टाइम निकाल कर बोलना भी है नहीं। जिज्ञास, जिज्ञास तो खैर ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मूर्चना महंता, नाजिया अहमद, देखिए शुरू से ही नाजिया का नाम ले रहे थे, अभी भी गायब हैं। क्या माइक प्रॉब्लम है? नाजिया अहमद, अभी जस्ट इसका डायग्राम दिखाए थे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। इन दोनों कंपाउंड का याद है? और दोनों का प्रोडक्ट हीट ऑफ, आफ्टर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों का प्रोडक्ट सेम बना था, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ आए हैं NiH2,
अब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि डेल्टा एच क्या होता है, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस होता है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट साइड का, राइट। Na2H2। ऐसे ही रिस्पॉन्ड करने से टीचर को तो भी मन लगता रहेगा पढ़ाने में। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल टीचर बस एक रिकॉर्डर की तरफ बोलते जा रहा है। क्लास ऐसे नहीं होता है, अब क्या करिएगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया। लाइव क्लास जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो ऐसे क्लास नहीं रहता है, बहुत एनर्जेटिक क्लास रहता है। भाई मैं अपना टीचिंग लाइन में अपना मैं जॉब रिज़ाइन देकर, बहुत बड़ा जॉब रिज़ाइन देकर आया हूँ। पढ़ाने का पैसन है, मैं सस्टेन करता हूँ सुबह से शाम तक क्लास में 10 आवर, 5 क्लास ऑन आवर पे 4 या 5 क्लास लेता हूँ। और मुझे अच्छा फील होता है जब बच्चे को सिखा कर भेजता हूँ। हाँ, थोड़ा टीचिंग मेरा स्टैंडर्ड है क्योंकि उतना उस लेवल तक कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हाँ मैं इंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, करने के लिए भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब उस केस में आपके पास भी एक कैपेबिलिटी होना पड़ेगा, पेशेंस। और सब लोग पेशेंस रखिए, सब कुछ ऑन टाइम फिनिश करूँगा। इसे तो आपके बैच के लिए कितना अच्छा प्लानिंग बना के चल रहे हैं, कभी एक आइसोमेरिज्म का स्टार्ट कर दिया है, इस तरीके से मिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा भी डिस्टर्बेंस भी फील ना हो कि मेरा अप एंड डाउन होकर पढ़ाया जा रहा है, साथ में आगे चलकर उसके साथ फिनिश भी कर दिया जाए। तो देखिए, आपको लगता है कि इसके इसके बीच में गैप इतना है, इसके बीच में गैप इतना है, राइट। अरे जो गैप है वही तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, राइट। इसके इसके बीच का गैप क्या रहेगा, यहाँ का हीट ऑफ हाइड्रोजन, इसके इसके बीच का गैप यहाँ का हीट ऑफ हाइड्रोजन। इसका नाम क्या दिए थे, ए दिए थे या बी दिए थे, क्या दिए थे इसका, इसका डेल्टा H1 नाम दिए थे या डेल्टा H2, डेल्टा H1, और ये था डेल्टा H2, करेक्ट। तो आप खुद बताइए कहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। इसमें कम रहने का वजह क्या रहा, क्योंकि सर इसका स्टेबिलिटी कम है, इसका स्टेबिलिटी कम होने का वजह क्या रहा, सर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल कम है इसका, तो एनर्जी लेवल कम होने की वजह सर इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसके वजह से इसके रेस्पेक्ट में नीचे आ गया था, करेक्ट। इसका मतलब रेजोनेंस का प्रोसेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को ज़्यादा करता है या कम कर देता है। रेजोनेंस ज़्यादा, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, राइट। तो रेजोनेंस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली या इन्वर्सली चल रहा है इस एग्जांपल के थ्रू। यस, इन्वर्सली। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन का मैग्नीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड। बट इसमें एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है, ये बात तभी बोलना है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड आर सेम। करेक्ट है ना एवरीवन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड आर सेम। हो गया। इसको हटाएं। ABC में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा,
सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड बनने में मोटा मोटी बात को ध्यान सुनिएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो मोटा मोटी 200 प्लस किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, और रेजोनेंस एनर्जी के कारण फ़र्क होता है 10 जूल 20 जूल का। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड कितना बना। इसका मतलब है कि एक कंडीशन कब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम है, तब इससे आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। आज के बाद जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम रहेगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा। इसमें कितना एटम ऐड होगा, 6। इसमें भी कितना ऐड होगा, 6। और इसमें कितना ऐड होगा, 4। इज इट राइट। तो प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर रहेगा फर्स्ट विल बी कॉन्सेंट्रेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, राइट। तो ये अब यहाँ देखिएगा, तो सबसे कम सी का रहेगा, वजह ए और बी के रेस्पेक्ट में सी का सबसे कम है, तो सी का जब बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस देखना स्टार्ट करेंगे या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। सबसे पहले क्या देखना है, लिख लीजिए, सबसे पहले क्या देखना है, इस बात को लिख लेना है। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम, इफ नंबर ऑफ एटम एडेड आर इक्वल तब इसको लगाना है, करेक्ट। और अनइक्वल रहेगा तो क्या करना है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा ऐड करेंगे उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रिलीज होगा, एग्री ना। अब ए और बी में किसमें ज़्यादा, तो सब इसमें भी 6 इसमें भी 6, तब इसको देखिए किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रेट कंजुगेशन, दिस इज द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, राइट। इसमें रेजोनेंस एनर्जी कम, इसमें रेजोनेंस एनर्जी कम है, इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, इज इट राइट। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, इसमें रेजोनेंस एनर्जी कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। बट इन दोनों में हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के हेल्प से हीट ऑफ हाइड्रोजन बोले हैं, वजह क्योंकि सर दोनों में नंबर ऑफ एटम एडेड इक्वल था। तो सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ एटम एडेड, अगर इक्वल है तब इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो इस तरीके से किस ए और बी में किस में ज़्यादा रहेगा, बी, उसके बाद ए, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ना। चलिए आप लोग डीके सिंह का पेज नंबर 15 देखिए तो। हो गया पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर देखिए तो आता है। क्वेश्चन नंबर 97 सबके पास है, एनीवन जिनके पास नहीं है बोलते ही नहीं है। जिनके पास नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 97 का या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। हो गया। अब बताइए 97 का क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किनका आंसर है, जिज्ञास, वेरी गुड जिज्ञास। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी में सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, वेरी गुड, सबसे ज़्यादा सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का और सबसे कम थर्ड का। इसका मतलब सबसे पहले आपने देखा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, राइट। तो थर्ड में सबसे कम ऐड हुआ, 2 ही ऐड हुआ है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में 4 और 4 ऐड हुआ है, बट फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इट राइट। तो भाई इतना नहीं पढ़ के जाओगे तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं। जो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे लग रहा हो कि सर क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, बट क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा, उपाय नहीं है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 90, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 90। इसका आंसर देंगे भैरवी तालुकदार। चलिए बोलिए भैरवी, बाकी कोई नहीं देगा अभी।
क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 90 का आंसर क्या रहेगा? 90 का आंसर बी। रेजोनेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा? सेकेंड में, उसके बाद फर्स्ट में, उसके बाद थर्ड में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन कीजिए तो कि बी क्यों होगा। तो सर फर्स्ट और सेकेंड में 3 पाई बॉन्ड है, राइट। और थर्ड में 2 ही पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंजुगेशन देखेंगे। तो नंबर ऑफ कंजुगेशन का अगर थर्ड का कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो थर्ड में सबसे कम कंजुगेशन है, इज इट राइट? बट अब नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है, तो फर्स्ट द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन और सेकंड इज द केस ऑफ स्ट्रेट कंजुगेशन, राइट। तो यहाँ पे ऐसे पढ़ के बनाइएगा इस बुक को, तो एकदम इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मेरे लेक्चर को सही से फॉलो कर लीजिएगा और ये बन गया, समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर हो गए अपने लेवल तक। फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इंडिया के जितना भी कोचिंग क्लास है, किसी का असाइनमेंट उठा लीजिए, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। या आप सुपर सेट काम कर रहे हो। इसको हटाएं। अब लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस, ऐसे हेडिंग बनाएगा, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी विथ द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए, आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगा तो 1 डबल बॉन्ड का, दिस इज द डेटा फॉर 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। दिस इज द डेटा फॉर व्हाट? 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, इज इट राइट? दिस इज द डेटा फॉर 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द डेटा फॉर 1 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। इसमें अगर इस मोनो सब एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड करते हैं तो -30 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होता है 1 पाई बॉन्ड के, 1 डबल बॉन्ड के लिए। अगर हम लोग डाई के करते हैं तो -20 होता है, और ट्राई के लिए करते हैं तो -27। करेक्ट।
सर तो यहाँ पे सब में तो एक बात कॉमन है कि सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, ये 1 1 1, और फिर भी साहब का थोड़ा थोड़ा अलग डिफरेंस दिख रहा है। तो इस बात का आंसर मैं हाइपर कंज्यूम पढ़ाऊँगा तब दे पाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए आपको ऐसे सपोज करना है कि हाँ इसमें इतना इतना रिलीज डेटा दे दिया गया, करेक्ट ना एवरीवन। तब रेजोनेंस एनर्जी का डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, ये फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए। और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच एक्सपेक्टेड है जो हम लोग इस डेटा के बेसिस पे निकालेंगे पेपर पे, एक्सपेरिमेंटल तो लैब से जो मिलेगा। तो रेजिडेंस एनर्जी का वैल्यू रहेगा डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, और माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। इज इट राइट? चलिए ये हो जाएगा तो बोलिएगा, हटाऊंगा इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। हो गया? रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? और अगर आपको डेटा का हेल्प चाहिए तो ऊपर जो अभी लिखवाया था वहाँ से ले सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी? -2.9। थोड़ा सा आंसर गलत है, -2.9 होना चाहिए था। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एग्री ना? और ए भी क्या है सर? ए भी तो मोनो है, राइट? और जो डेटा में दिया था वो 1 मोनो के लिए दिया था, 1 डबल बॉन्ड के लिए। तो इसके लिए आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? -30, और इसके लिए भी आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा -30, राइट? तो हम लोग तो पेपर पे यूनिटरी मेथड की 1 मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए -30, तो 2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो -60। इज इट राइट? भाई इसमें तो हाँ ना बोल दो कम से कम सब लोग, करेक्ट ना? तो इसके लिए -30 सोचेंगे, इसके लिए -30। ये हम लोग पेपर पे सोच रहे थे, बट हम लोग को नहीं पता था कि इसको अगर ऐसे ऐड कर देंगे तो ऐड करते ही अगर ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा तो बीच में आपस में कंजुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? रेजोनेंस तो हम लोग को माइंड में आएगा नहीं पेपर पे। हम लोग तो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड के लिए -30, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए -60। एक्सपेक्टेशन मेरा -60 का रहेगा, राइट? एक्सपेरिमेंटल कितना मिला है? -57.1। तो कम किसी न किसी की वजह से हुआ होगा, तो रेजोनेंस वो उसका वजह है रेजोनेंस होना। तो रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू -60 -57.1, तो कितना आएगा? -2.1 किलो कैलोरी, करेक्ट ना एवरीवन? और माइनस साइन आना भी नहीं चाहिए था, माइनस साइन आना चाहिए था, बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है। केमिस्ट्री में एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो उसके आगे निगेटिव साइन आता है, राइट? करेक्ट है सबका? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। लेकिन मैंने जो डेटा लिखवाया मोनो का, डाई का, ट्राई का,
तो मेरा डेटा यूज करना है या जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उसका यूज करना है। मान लेते मोनो का डेटा दिया रहता -30.4, तो -30 लेंगे, -30.4 लेंगे। तो आप एग्जाम में पेपर के अकॉर्डिंग डेटा लेना है, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम, what is the resonance energy? Do it fast. क्या आंसर होगा? वेरी गुड, -3.9। कैसे बनाए जरा बताइए तो सबको, एक्सप्लेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेल्टा इज एक्सपेक्टेड, सब लोग यही सोचे हैं या कुछ और सोचे हैं? तो डेल्टा इज एक्सपेक्टेड रहेगा -58 और एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है -44.1, जोड़ जाकर कितना हो जाएगा? -3.9। वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन डीकेसी में मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन तो भाई आने का चांस ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 फ्लेवर आ गया, थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गया है, राइट। और रिंग तो वहीं गया है, थर्मोकेमिस्ट्री भी है। और थर्मोकेमिस्ट्री में भी आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए सिखाए हैं, बट वहाँ पे क्या था? बॉन्ड एनर्जी के हेल्प से, करेक्ट। थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट क्लास में तो बताए थे ना, एक फार्मूला देते थे रेजोनेंस एनर्जी का, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं, वहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में फार्मूला दिया था, राइट। आपके पास रेजोनेंस एनर्जी का 2 फार्मूला मिल गया, एक हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में जो थर्मोकेमिस्ट्री में बताया था, और एक हीट ऑफ हाइड्रोजन के टर्म में, राइट। हो गया? इसको हटाए। चलिए एवरीवन, तो नेक्स्ट क्लास रेजोनेंस का लास्ट क्लास लूँगा और तब स्टार्ट करूँगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा या 2 या हार्डली 3 क्लास में। उसके बाद सारा टॉपिक बहुत फास्ट कवर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक था क्योंकि इसमें बहुत सारा फाउंडेशन रेडी करना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे का पढ़ने के लिए, करेक्ट ना। और नेक्स्ट क्लास लेने के बाद आपका प्रोजेक्ट का ये वर्क हो जाएगा। पहला चैप्टर डिकेशन का आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक, मतलब 120 क्वेश्चन का रहेगा पहला फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो जो भाई बंधु अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं मेरा लेक्चर को, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और नेक्स्ट डे से, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक करता हूँ कि अटेंडेंस शीट आपका जो है रहता है वो शेयर करता हूँ, बट मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं। और मैं अभी अब ज़्यादा घर पे आप लोग हो रिलैक्स करके क्लास कर रहे हो, तो मैं वीडियो नहीं बोलता हूँ कि ऑन करो, वो ऑकवर्ड मुझे दिखता है क्योंकि कोई फोर्सफुली पढ़ा नहीं सकता है। बट जिनका अटेंडेंस नहीं रहेगा, सबका एक कभी न कभी पूरे क्लास में मैं नाम लूँगा। जो भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उसको अब्सेंट करके और नेक्स्ट डे आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा कि क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट इतना तो पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साथ में देखना है कि बच्चे क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे मिले, जहाँ जितना हेल्प हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा। आज का इतना ही।